याकूब मेमन के क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुना जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। इस वक्त भी ये सुनवाई चल रही है 3 जजों की बेंच के सामने कि क्यूरेटिव पिटीशन को फिर से सुना जाए, फिर से उस पर विचार हो या नहीं। याकूब मेमन के वकीलों की यही दलील है कि फिर से सुना जाना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन को, क्योंकि तब जबकि क्यूरेटिव पिटीशन पहले सुनी गई थी तब उसमें एक टेक्निकल गलती रही थी। राज्य सरकार ने फांसी के फैसले की जानकारी देर से दी, ये भी कहा गया है याकूब मेमन के वकीलों की तरफ से। जो समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उतने समय को नहीं ध्यान में रखा गया। 2 जजों की बेंच ने कल बटा हुआ फैसला सुनाया था क्यूरेटिव पिटीशन के मामले पर याकूब मेमन के। फिलहाल याकूब की फांसी टलने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अभी फिलहाल सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन के मामले पर ही सुनवाई चल रही है 3 जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं याकूब मेमन के वकील की तरफ से, और उसमें 2 अहम दलीलें रखी गई हैं। एक क्यूरेटिव पिटीशन के मामले को लेकर रखी गई दलील कि क्यूरेटिव पिटीशन सुनने में जब पहले सुनी गई थी और रिजेक्ट किया गया था तब उसमें एक टेक्निकल गड़बड़ी रही है। क्या कहा गया है याकूब मेमन के वकील की तरफ से, आपको बता दें। याकूब की अर्जी दोबारा सुनी जानी चाहिए। डेथ वारंट गैर कानूनी है, उसे रद्द करना चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना है कि डेथ वारंट तब जारी किया गया तब जबकि क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग थी। राज्य सरकार ने फांसी के फैसले की जानकारी देर से दी। जो समय है 90 दिन का समय, उसका पालन नहीं किया गया, देर से जानकारी दी गई याकूब मेमन को। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं। जिस तरह से डेथ वारंट जारी किया गया उसको लेकर याकूब मेमन के वकीलों की तरफ से। हमारे साथ लेकिन यहाँ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम इसके जो राजनीतिक पहलू हैं उस पर भी बात कर रहे हैं और जो कानूनी पहलू हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। कंचन हमारे साथ, मोनिका जी जुड़ी हैं, उन्होंने चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक आंकड़ा भी देख लेते हैं। अभी तक कितने, जो पिछले 10 साल में किस तरह का आंकड़ा सामने। 10 साल में 1303 दोषियों को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से, और सिर्फ 3 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया है पिछले 10 साल में। और ये जो 3 दोषी हैं जिन्हें फांसी पर लटकाया गया है वो हैं कसाब, अफजल गुरु और धनंजय चटर्जी। ये 3 लोग हैं जिन्हें पिछले 10 साल में फांसी हुई है, और 10 साल में 1303 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। कंचन, आप पहले भी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, क्या इसके बाद और बल मिलता है इस तरह की बात को, जो लगातार एक दलील दी जा रही है और लगातार इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और धर्म से कहीं ना कहीं याकूब मेमन को भी जोड़ा जा रहा है? जी नहीं, अगर आप इन 3 केसेस को देखें, अफजल गुरु को पार्लियामेंट अटैक केस में कन्विक्ट किया गया था, कसाब को बॉम्बे अटैक केस में कन्विक्ट किया गया था, और धनंजय चैटर्जी वाली जो केस है वो एक मैं जो इसके पहले जो पॉइंट बता रहा था कि ये जो एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। कंचन जी, आपकी आवाज़ शायद ठीक नहीं आ रही क्योंकि आपका माइक नीचे है, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तैयारियां हैं नागपुर जेल में फांसी दिए जाने की, एडिशनल डीजी प्रिजन मीरा बोरवणकर पहुंची हैं नागपुर जेल, क्योंकि नागपुर जेल में फांसी दिए जाने की जो तैयारी है याकूब मेमन की वो चल रही है, क्योंकि अभी तक फांसी पर कोई रोक नहीं है, फांसी पर कोई स्टे नहीं है। कल फांसी दी जानी है, यानी 30 जुलाई को जो डेथ वारंट जारी किया गया था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे इस पर सुनवाई चल रही है, वहां क्या होता है उस पर नजर बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नागपुर जेल में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं याकूब मेमन को फांसी दिए जाने की। डीजी प्रिजन के पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नागपुर जेल, एडिशनल डीजी जेल मीरा बोरवणकर की तस्वीरें हैं ये नागपुर जेल पहुंचने की, क्योंकि वहां याकूब मेमन को फांसी दी जाने की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। जी कंचन जी, आप अपनी बात रख रहे थे। नहीं, ये देखिए, ये जो 3 केसेस जहां पर एग्जीक्यूशन हुआ है, एक है कसाब का जो बॉम्बे अटैक में रोल था, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा था अफजल गुरु का जो पार्लियामेंट हाउस अटैक पर में जो रोल था उसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। तीसरा जो था धनंजय चैटर्जी वाला केस, वो वाला केस जो मैंने पहले जो पॉइंट मैंने जिस पर टिप्पणी की थी कि ये एक जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम का, वो कहां तक आज के दिन में एक्सेप्टेबल है। क्योंकि देखिए, धनंजय चैटर्जी के खिलाफ जो आरोप था कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया और फिर उसको खून किया, और उसके लिए उसको डेथ पेनल्टी मिली। लेकिन अगर आप पूरे हमारे क्राइम रिकॉर्ड्स, देश के क्राइम रिकॉर्ड्स देखें, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने रेप भी किया, मर्डर भी किया, लेकिन उनको सजा, डेथ सेंटेंस नहीं मिली। एक मैं आपको इसी में उदाहरण दे दूं, प्रियदर्शनी मट्टू वाला जो केस था, एक तो इतना जघन्य क्राइम था
लेकिन वहां पर पहले दौर में तो वो छूट गया, फिर जब एक बहुत पब्लिक आउटरेज हुआ तो फिर उस केस को फिर से रीओपन किया, फिर उसको डेथ सेंटेंस दिया गया और लोअर कोर्ट में जब वो केस हाई कोर्ट में गया तो डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस एक ही गुनाह के लिए अलग अलग जो सजा है वो दी गई है। तो अगर आपको डेथ, देखिए दो इश्यूज लिंक्ड है लेकिन अलग भी है। आप जो याकूब मेमन वाला केस है वो एक इंडिविजुअली एक केस, बट इसको यूज करते हुए मुझे लगता है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि एक नेशनल डिबेट की जरूरत है दो बिंदुओं पर। एक, क्या डेथ सेंटेंस स्टैट्यूट बुक्स पे रहना चाहिए? दूसरी बात है, अगर स्टैट्यूट बुक्स पे रखें कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट, तो कैपिटल क्राइम का जो है वो वेल डिफाइंड एक ये होना चाहिए कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ कैपिटल क्राइम, और उसमें कोई सब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। मोनिका जी, क्या इस डिबेट की जरूरत है जिसकी बात कर रहे हैं कंचन? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह में, मच्छी सिंह में और आगे भी आपने कुछ डिसीजंस में बहुत क्लैरिटी से कहा है दो बातें। पहली कही है कि जो टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम्स हैं, टेरर अटैक्स हैं, वो मास मर्डर क्राइम्स हैं, उनको और इंडिविजुअल क्राइम्स को हम साथ नहीं रख सकते हैं। इससे जहां बात आती है ना प्रोसीजरल डिलेज की बात आती है कि मर्सी पिटिशंस में अगर प्रोसीजरल डिले होता है तो फांसी की सजा कम करके उम्र कैद कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं टेरर अटैक्स में लागू नहीं होती है। लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों को अभी आपने सुना, राजीव गांधी के हत्यारों को उम्र कैद में बदल दिया गया, उनको फांसी नहीं होगी। उसमें मैं मानती हूँ कि लीगल और पॉलिटिकल दोनों कंसिडरेशंस काम कर रही हैं। उसमें जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं विक्टिम्स ने भी एक गुहार लगाई थी कि इनको छोड़ा जाए। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की इनको छोड़ने का डिसीजन लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया और लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी उसके बीच में है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल फिलहाल जुड़ गए हैं। निपुण, क्या जानकारी है, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या कुछ हुआ है अभी तक कोर्ट में? देखिए सुमेरा, सुबह ही याकूब के वकील राजू रामचंद्रन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो दो बातों पर आर्गुमेंट करना चाहते हैं। पहले कि क्यूरेटिव पिटीशन को जिस तरह से विचार किया गया, जिस तरह से उस पर विचार किया गया, वो प्रक्रिया गलत थी, उसे दोबारा सुनना चाहिए। दूसरा ये कि डेथ वारंट, अगर क्यूरेटिव को दोबारा नहीं भी सुनते तो डेथ वारंट को जारी करने की भी प्रक्रिया गलत थी। डेथ वारंट को फिलहाल रद्द कर देना चाहिए और फांसी पर रोक लगा देनी चाहिए। उसी कड़ी में अब वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि 30 अप्रैल को जब टाटा कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया तब याकूब के पक्ष को नहीं सुना गया, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार टाटा कोर्ट में गई और टाटा कोर्ट ने सीधे आदेश जारी कर दिया, जबकि याकूब के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था। ये जानना चाहिए था कि क्या वो कोई क्यूरेटिव या किसी अन्य तरीके का रास्ता अपनाना चाहता है, उसके कानूनी विकल्प अभी क्या है। इन विकल्पों को जाने बगैर, याकूब का पक्ष सुने बगैर डेथ वारंट जारी किया गया, जो कि गलत है और ऐसे में इस वारंट को रद्द हो जाना चाहिए। ये दलील इस समय राजू रामचंद्रन अदालत के सामने रख रहे हैं। जी हाँ, तो निपुण बता रहे हैं कि क्या कुछ दलीलें फिलहाल याकूब मेमन के वकील की तरफ से रखी जा रही है। मोनिका अरोड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ वकील हैं। मोनिका जी, ये जो तमाम जो सवाल हैं वो रखे जा रहे हैं याकूब मेमन के वकील की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये गुंजाइश है, ये जो राहत है वो इन बिंदुओं पर मिल सकती है याकूब मेमन को? देखिए, प्रोसीजरल लैप्सेस तो ऑन द फेस ऑफ इट हुए हैं। क्यूरेटिव पिटिशन जो 6 जजेस को सुनी जानी चाहिए, रिव्यू पिटिशन जिन्होंने सुनी थी और क्यूरेटिव सुन रहे थे, ऐसे 6 जजेस को वो 3 जजेस ने सुनी थी। उसके बाद जो डेथ वारंट साइन होता है तो उसके बाद बताया जाता है एक्यूज्ड को कि आपके बारे में ऐसे ऐसे डेथ वारंट साइन हुआ है, डेट और टाइम दी जाती है, इस दिन हैंगिंग होगी, आप चाहें तो अपने वकील से बात कर सकते हैं, जितने भी रेमेडीज अवेलेबल है एग्जॉस्ट कर सकते हैं, आपके पास रिव्यू अवेलेबल है, बताया जाता है, मर्सी अवेलेबल है, आपके पास क्यूरेटिव अवेलेबल है, सबको एग्जॉस्ट कर सकते हैं और इतना टाइम दिया जाता है बीच में ताकि वो लीगल असिस्टेंस ले सके और अपने परिवार वालों से बात कर सके। कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस हुए हैं, उसको लेट बताया गया है। जब उसकी रेमेडीज सब एग्जॉस्ट नहीं हुई थी उसके बीच में ही, दरमियान में ही डेथ वारंट को साइन किया गया है। तो प्रोसीजरल लैप्सेस कितना काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट करती हूँ, ये टेरर अटैक का मामला है जिसमें 257 लोगों को बिना किसी कारण से मार दिया गया था। एक चीज और कहना चाहूंगी, रिट पिटीशन अगेंस्ट क्यूरेटिव पिटीशन कितनी मेंटेनेबल है वो भी देखना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी दोनों जजेस की जो बेंच है वो स्प्लिट हुई थी। एक जज साहब ने कहा था कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा सुनी जानी चाहिए। डेथ वारंट पे भी स्टे लगाने की बात हो रही थी, पर सेकंड जज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, टेरर केस है, इतने लोग मरे हैं, इसलिए इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है इसको दोबारा सुनने की। तो खंडपीठ क्या तय करती है वो देखने की बात है। जी हाँ, लेकिन शेष नारायण जी, ये जो पूरा मामला है
इसमें एक दूसरी डिबेट जो बाहर चल रही है, जो समाज के भीतर चल रही है, उसमें भी बटी हुई राय दिखाई दे रही है। उसमें लोग बार बार किस तरह से नई जानकारी सामने आई है इसकी बात कर रहे हैं, किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से धर्म से जोड़ने की बात हो रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और जो तमाम विकल्प मौजूद है याकूब मेमन के पास, वही गलत है। वो जो राजनीति, जो टेरर से रिलेटेड मामला है, एक आदमी को जो इंडियन सिटीजन है और जिसके बारे में एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का रॉ के बहुत बड़े अफसर ने कुछ कहा है, तमाम बातें उसमें हैं, तो वो बहस कोर्ट रूम में ही रहे तो बेहतर है। क्योंकि उसको जो ये हमारे पॉलिटिकल बिरादरी के लोग जिस पर बहस पूरी दुनिया में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। और लेकिन तब जबकि राजीव गांधी के हत्यारों वाला मामला अभी सामने आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला दिया है कि उम्र कैद में बदला जाएगा, उसमें भी राजनीति की जा रही है, मतलब उसमें तमिलनाडु की राजनीति शामिल रहती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति इस तरह के मुद्दों पर की जाती है, राजनीति या राजनेता इस तरह के मामलों में आते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग जो देश के रोजगार के, महंगाई के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को दरकिनार करके सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग किसी के धर्म को, किसी के राजनीति को, किसी की फांसी को नेशनल कॉन्शियंस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियंस में लाके ठूंस देते हैं और ये उसको बहस का मुद्दा बनाते हैं। ये हमारी जो तमाम सुधारों की बात होती है, तो राजनीतिक विमर्श में भी सुधार की जरूरत है। अशोक इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन के मामले पर, लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि याकूब ने राष्ट्रपति के पास भी भेजी है दया की अर्जी। ये जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्रपति दया की अर्जी पर सरकार से सलाह लेंगे। ये अर्जी भेजी गई है याकूब मेमन की तरफ से, अब राष्ट्रपति के पास भी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजन सिंह। राजन, राज्यपाल के पास तो भेजी ही गई थी दया की अर्जी, अब राष्ट्रपति के पास भी भेजी गई याकूब मेमन की तरफ से? बिल्कुल सुमायरा, याकूब की तरफ से एक नई दया की अर्जी राष्ट्रपति के यहाँ भेजी गई है, फैक्स से भेजी गई है और रजिस्ट्री से भी भेजी गई है। हालांकि अभी फैक्स मिलने की पुष्टि कर दी गई है राष्ट्रपति भवन की तरफ से, लेकिन राष्ट्रपति भवन सूत्रों का ये कहना है कि इस नई अर्जी पर राष्ट्रपति कोई भी फैसला सरकार के साथ सलाह मशविरा के बाद ही करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति उस अर्जी पर भी सरकार से सलाह लेंगे जिसमें 291 गणमान्य व्यक्तियों ने याकूब की सजा को बदलने की मांग की थी। तो दोनों अर्जियों पर राष्ट्रपति सरकार की सलाह से फैसला लेंगे, लेकिन सरकार जिस तरीके से लगातार याकूब के फांसी के मामले में इस बात पर अड़ी हुई है कि याकूब को फांसी दी जानी चाहिए, तो ऐसे में याकूब मेमन को किस तरीके से रियायत मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन नई दया अर्जी एकदम राष्ट्रपति के पास भेजी गई है और ये याकूब की तरफ से फांसी से बचने की एक नई चाल भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से नई अर्जी आई तो सरकार से सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के पास नई अर्जी दया की भेजी गई है याकूब मेमन की तरफ से और राष्ट्रपति 291 लोगों ने जो पहले अर्जी भेजी थी उस पर भी विचार करेंगे, सरकार से सलाह लेंगे उसके बाद। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल क्यूरेटिव पिटीशन का मामला जो याकूब मेमन का है उस पर सुनवाई चल रही है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।